या इनका साइन लिखना है पॉजिटिव नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। इसी में फोर्थ दो और ऐड कर रहे हैं, एक होता है प्रोसेस कंडेंसेशन, एक होता है प्रोसेस फ्रीजिंग, और सिक्स्थ हमने कौन सी पढ़ी है, कंबशन। पहला हैंड रेज करो, डेफिनेशन कौन बता रहा है? नरेंद्र आप बताओ। फ्यूजन व्हेन one mole solid heat change, one mole solid change to liquid। क्या होता है साइन हमेशा पॉजिटिव, ऐसे लिखो। कंडेंसेशन वेपर से उल्टा लिक्विड बन जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, वेपर से लिक्विड, ठीक है। और फ्रीजिंग लिक्विड से क्या बन जाए, सॉलिड। तो ये दो नए ऐड कर लेना, डेफिनेशन सेम ही है। अगर वेपर चेंज हो जाते हैं लिक्विड में तो इस प्रोसेस को जनरली कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड अगर फ्रीज होके सॉलिड बन जाता है इसे फ्रीजिंग कहते हैं, है ना। तो ऐसे दो डेफिनेशन और बन जाएंगे आपकी, चेक करो। नहीं कुछ नहीं कहते, तभी तो लिखवाया नहीं। सेकंड कौन बता रहा है, किसने लिख लिया? सेकंड हैंड रेज करो, आप बताओ। वन मोर लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर, ठीक है। क्या होगा साइन, पॉजिटिव, ठीक है। हमारा इन थर्ड सब्लिमेशन, सॉलिड टू वेपर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। कंडेंसेशन उल्टा, वेपर से क्या, लिक्विड, इसे क्या कहेंगे, वेपर से लिक्विड, उल्टा हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि देखो रिएक्शन अगर लिक्विड से वेपर पॉजिटिव है तो हमने किया था भी साइन उल्टा हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक में, तो उल्टा हो जाएगा तो साइन हो जाता है, ठीक है। ऐसे लिक्विड से सॉलिड भी उल्टा ही हो गया साइन, फ्यूजन का, फ्यूजन का उल्टा हो गया। फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड पॉजिटिव था तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ऐसे दो प्रोसेस जनरली डेली लाइफ में हम यूज करते रहते हैं। कंडेंस होना कहते हैं, कभी वेपर लिक्विड बन जाए उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, है ना। और फ्रीजिंग कहते हैं लिक्विड किस में कन्वर्ट है, सॉलिड। तो ये भी दो पूछे जा सकते हैं, दिए नहीं आंसर, लेकिन जनरल सी नॉलेज है हमारी, है ना। कंबशन, वन मोल सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न, वन मोल कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। एक जगह पॉजिटिव बताया था आपको, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए क्या था, पॉजिटिव, ठीक है। इतना ही पढ़ा हमने, तो एक पेज छोड़ लेना, एक पेज और छोड़ लेना, ऐसा हम टेबल ब्रीफ करके लिख लेंगे। जितने भी पढ़ेंगे इसमें मेन मेन सी डेफिनेशन आ जाएगी आपकी, इतना जो याद करना इजी हो जाए, ठीक है। तो एक कॉपी का ये वाला पेज और एक आगे वाला पेज छोड़ दो, उस पर टेबल बन जाएगा। आगे वाले पेज से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं आज।
नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, कैलोरीफिक वैल्यू रह गया है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता था बताओ, डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू, और फिर पीछे से देखोगे लिखा तो हुआ ही है बेटा, बिना देख के बताओ। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? 1 ग्राम बर्न करने से जितनी हीट निकलती है उसे क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा होने से एफिशिएंसी ज्यादा होती है या कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होने से? कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो बढ़िया फ्यूल माना जाता है, ठीक है, ये हम नहीं करेंगे। आगे कर रहे हैं, एक इसी में कंबशन में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के ऐड कर लो, क्वेश्चन लिख लो, इसमें मल्टीपल में ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंबशन? किसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं कहा जा सकता, कौन सी कंबशन रिएक्शन नहीं है? पहला, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। सेकेंड, aluminium plus oxygen gave Al2O3। Third, methane plus oxygen gave CO2 and water। Fourth, F2 plus O2 gave F2O। किसे हम कंबशन नहीं कहते, लिख लो। जब भी ऑक्सीजन के साथ किसी की भी रिएक्शन होती है जनरली उसे कंबशन ही कहा जाता है। एक मोल बर्न हो रहा है, एक मोल के लिए क्या कहा जाता है? कंबशन। लेकिन उसने ये आंसर दिया, वो कहता फ्लोरीन की ऑक्सीजन से रिएक्शन को कंबशन नहीं कहते। तो लिख लो पहले, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। किसी की भी रिएक्शन ऑक्सीजन से उसे आप कंबशन कहोगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कंबशन का मतलब बेटा केमिस्ट्री में ये भी मान के चलो कि कंबशन मींस ऑक्सीडेशन। कंबशन मींस ऑक्सीडेशन। तो अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हो और ऑक्सीडेशन हो रही है तब उसे कंबशन माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन के केस में कहीं रिडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा हो, फ्लोरीन की वैलेंसी हमेशा के लिए एक ही होती है, क्या? -1। और अगर फ्लोरीन -1 है तो चेक करना 0 से -1 ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन? रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो फिर ऑक्सीजन सभी की ऑक्सीडेशन करवा सकता है लेकिन फ्लोरीन की नहीं करवा सकता। अगर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता, उल्टा रिडक्शन हो गई, तो फिर इसे हम कंबशन नहीं कहेंगे, क्योंकि कंबशन का जनरल मीनिंग ये भी है ऑक्सीडेशन। क्लियर है बेटा? तो ऐसे याद रखना, फ्लोरीन की कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आती। इसी का क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में भी बना था। जितने भी ऑक्सीजन के कंपाउंड है उन्हें ऑक्साइड कहा जाता है, लेकिन फ्लोरीन के कंपाउंड को फ्लोराइड कहा जाता है, याद है? तो वो भी इसी के ऊपर बेस्ड था, तो उसी प्रॉपर्टी को हमने आगे यूज किया। तो दो क्वेश्चन अलग से याद करने हैं। नाइट्रोजन का कंबशन पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव। फ्लोरीन का कंबशन होता ही नहीं, फ्लोरीन की कंबशन कभी नहीं होती, क्योंकि उसकी तो रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन नहीं कहते। तो ऐसे दो मल्टीपल के क्वेश्चन जो अलग से आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट से हटके आ जाएंगे, इन्हें याद करना, ठीक है? कर लोगे बेटे? नेक्स्ट एंथैल्पी स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड एंथैल्पी लिखो केमिकल चेन में। सेकंड एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाना क्या होता है? पानी में घोलनी है चीज। शुगर ले लो, नमक ले लो, पानी में घोलना है। अगर उसे पानी में घोलेंगे तो हमने देखा तब भी या तो कूलिंग होती है या फिर क्या होती है? हीटिंग। या तो हीट निकलती है या हीट लगती है। अगर हम उसे मेजर कर लें और अमाउंट फिक्स कर दें शुगर की या सॉल्ट की, कितनी अमाउंट फिक्स करनी है? हमेशा 1 मोल। तो 1 मोल को वो कहता है डिसॉल्व करके देख लो, उसमें जितनी भी हीट चेंज होएगी उसे आप क्या कह सकते हो? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है? हम बस एक ये ध्यान रखो कि 1 मोल अगर आपने नमक ले लिया
तो पानी चाहे जितना मर्जी लग जाए वो 1 मोल पूरा डिजोल्व होना चाहिए, ये नहीं भी नीचे बैठ जाए, नहीं, चाहे वो 100 ml में हो जाए, चाहे 1000 में हो जाए, जितने मर्जी में। एक्सेस लिखेंगे। शुगर ले ली 1 मोल, 342 ग्राम होता है सुक्रोज, वो पूरे का पूरा पानी में जब तक डिजोल्व नहीं होता तब तक पानी आप डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जब पूरा डिजोल्व हो जाएगा, जितना भी हीट चेंज होगा उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसी को भी डिजोल्व करना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज हीट चेंज when 1 mole of a substance is completely dissolved in a solvent। सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या है यहाँ, वाटर हो सकता है। ठीक है, कर लो भाई। जैसे एग्जांपल लिखा ऐसे जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, नमक है तो नमक तो नहीं लिखेंगे, NaCl लिखेंगे सॉलिड। पानी में डालना है, पानी क्योंकि एक्सेस ले रहे हैं तो उसे AQ लिखा मिलता है आपको। AQ का मतलब है एक्वस, और एक्वस हम तब वर्ड यूज करते हैं जब कोई 2 या 4 या 5 मोल नहीं, आपको पानी बीकर भर के दे दिया, आप जितना मर्जी डाल दो, कोई 2-3 मोल का कॉन्सेप्ट नहीं है, तब क्या लिख देते हैं, AQ एक्वस। और जब ये डिसॉल्व होता है, देखना सिंबल सिर्फ इतना चेंज करना है, भी यहाँ S लिखा है सॉलिड, यहाँ ब्रैकेट में AQ लिखा जाता है। AQ का मतलब ये सोल्यूशन है, ये पानी में घुला हुआ है, तो रिप्रेजेंट ऐसे कर। ठीक है, ऐसे अगर शुगर की लिखनी है तो शुगर होता है C12H22O11 शुगर। ये सॉलिड ले लिया 1 मोल, पानी में डाल दिया तो क्या कर दिया, एक्वस। और बनाना क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, बस क्या लिख देंगे, AQ। AQ का मतलब समझ गए कि पानी में घुली हुई चीज है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जितनी भी एंथैल्पी चेंज होगी उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लिख लोगे ऐसे, समझोगे रिप्रेजेंटेशन का मतलब। इंपॉर्टेंट इज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही हो सकते हैं, एंडो भी होती है और एक्सो भी। कोई बता सकता है घर पे नमक या शुगर डिसॉल्व करते हैं तो ये एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक होती है? चलो ऐसे बताओ, एंडोथर्मिक, क्योंकि गर्म पानी में ज्यादा घुलते हैं, है ना। अगर हम गर्म पानी में ज्यादा घोल सकते हैं, इसका मतलब मैंने हीट दी, हीट देने से रिएक्शन होने लग गई, इसमें तो इट मीन इस रिएक्शन को क्या चाहिए था, हीट। तो सोचो नमक है, ठंडे पानी में ज्यादा घुलता है या गर्म में, गर्म में। तो कई बार हम ऐसे इससे भी आइडिया लगा लेंगे इस पर्टिकुलर केस का, कि अगर कोई चीज गर्म में ज्यादा घुलती है तो वो एंडो है, लेकिन अगर कोई ठंडे में ज्यादा घोलते हैं हम तो वो क्या है, एक्सो। तो डेली लाइफ में 1-2 चीजें हम लिख लेते हैं जो पूछी जा सकती हैं। हमें पता है नमक है या फिर शुगर है या फिर ग्लूकोज है या यूरिया है, ज्यादातर गर्म पानी में घुलते हैं, तो इनके लिए क्या लेंगे, पॉजिटिव। जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी बेसिस हैं, या फिर एक आपने क्विक लाइन पढ़ा होगा, है ना, हिसिंग साउंड आती है पानी डालते हैं तो, इनमें हमेशा जब भी पानी में घोलेंगे तो हीट निकलेगी, नेगेटिव होगा, बीकर हीट अप हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का, HCl का क्विक लाइन वाला रिएक्शन है, पानी में आपने देखा होगा कभी बबल्स बनने लगे आते हैं, है ना। तो ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हमें पता चल जाएगा, नहीं, मैं कह रहा हूँ 2-3 आप पता कर लगा सकते हो, यही पूछेगा कॉमन से, सॉल्ट, शुगर, ग्लूकोज और एसिड बेस इनका। ठीक है, कर लो ये याद रखो, हो जाएगा बेटा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एंथैल्पी है, इसे हम इसमें आगे यूज करेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को। थर्ड एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन यहाँ पे अलग है, थर्मोडायनेमिक्स में हाइड्रेशन अलग है। क्या है हाइड्रेशन? कुछ एक हाइड्रेटेड सॉल्ट सुने आपने, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सुना है ऐसे? इसे ऐसे बोला जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 5 वाटर लगे हों।
5 वाटर है, लेकिन यहां देखो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, एस। रहता क्या है ये, सॉलिड। तो एक्वस नहीं है बेटा, रहता सॉलिड ही है। कुछ ऐसे सॉल्ट हैं इन्हें कहा जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट, और इनमें पानी कहीं अंदर छुपा होता है, इनकी वॉइड्स में, इनके अंदर पोरस होते हैं ये, उन पोर्स में क्या छुपा रहता है, पानी छुपा रहता है। तो इसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 5 वाटर के लिए क्या वर्ड यूज होता है, पेंटाहाइड्रेट, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हाइड्रेटेड सॉल्ट हमें मिलते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जो होता है, उसमें भी 10 वाटर लगे रहते हैं, होता ये सॉलिड ही है, इसे भी हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। तो केमिस्ट्री में कुछ ऐसे सॉल्ट मिलते हैं जो अपने अंदर वॉइड्स में क्या छुपा के बैठे हैं, पानी। अगर आप हीट करोगे तो आपको वेपर निकलते दिखाई देंगे, अदरवाइज नहीं दिखते। इन्हें कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। 10 वाटर के लिए वर्ड यूज हो जाता है डेका, डेका हाइड्रेट। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो होता है कभी नेचर में, तो इस प्रोसेस में कॉपर सल्फेट 1 मोल गिन के कितने वाटर लेता है, 5। वो पानी कहाँ जाता है, इसकी वॉइड्स के अंदर। इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है क्या, हाइड्रेशन। सिर्फ इस प्रोसेस, 5 वाटर, और इसमें जितनी भी हीट चेंज होती है उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि सॉलिड ही रहना चाहिए, पानी नहीं डालना आपने। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं कि कॉपर सल्फेट अगर आप लैब में कभी जाओ तो आपको एयर टाइट कंटेनर में रखा मिलता है व्हाइट कलर का पाउडर, और वो व्हाइट कलर का पाउडर जैसे ही आप, क्या तू बाहर चला जा, राज प्रदीप खड़ा हो जा, खड़ा हो, क्या कॉमेडी शो करने आते हो यहाँ तुम, कहाँ से पढ़ने आया तुम, है ना बाहर से, भेज दूं वापस आ तुझे, घूमने आया पढ़ने आया बठिंडा में, समझ नहीं आती क्या चले जा रहा है तेरा, मैं बार बार देखे जा रहा हूँ, तू समझ भी नहीं रहा कि सर देखे जा रहे हैं, सीरियस होके पढ़। कॉपर सल्फेट आपको व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा, अगर आप उसे चाइना डिश में रख दोगे थोड़ी देर बाहर, तो वो देखोगे ब्लू हो जाता है। और वो ब्लू कैसे हो जाता है बेटा, एयर में से अपने आप नमी जो होती है, मॉइस्चर, वो धीरे धीरे अब्जॉर्व करता रहता है, और वो वाटर कहाँ जाते रहते हैं, उनकी वॉइस में, जिससे वो ये बनता रहता है, वो क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो। अब ये प्रोसेस होती कैसे होगी, कॉपर सल्फेट अपने आप 5 वाटर लेता होगा, 5 वाटर, और ये क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये सॉलिड बनता है, सिर्फ 5। ये प्रोसेस एयर में अपने आप होगी, इस प्रोसेस में जितना भी हीट चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इट मींस हम कैसे लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस salt absorb required number of water molecules from air। कहां से एब्जॉर्ब करता है, एयर से। अगर एयर से कोई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसमें जितनी भी हीट चेंज होती है उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। 5 लेने तो 5 ही लेगा, 10 लेने तो 10 लेगा, 8 लेने तो 8 लेगा, इसे क्या कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हो जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बना के लिखो, इट कांट बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंटली नहीं आता, but can be calculated with help of Hess law, जो हमने पहले पढ़ा है, हेस लॉ की मदद से करेंगे।
हेस लॉ की मदद से निकाला जाता है। क्या है हेस लॉ, ध्यान से सुनो। अब हमें सॉल्ट मिल गया, सॉल्ट में हम पानी नहीं डाल सकते क्योंकि अगर मैं पानी डाल दूंगा तो वो तो सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन बन जाएगी। मुझे सॉल्ट क्या रखना है, सॉलिड। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि चाइना डिश में रख के मैं एयर में छोड़ के चला जाऊंगा, कल आगे देखूंगा। अब अगर ऐसे करना है, ओपन एयर में करना है, तो फिर उसमें आपको मेजर करना मुश्किल है अभी कितना टेम्परेचर चेंज हो गया, कहाँ थर्मोमीटर लगाएं, क्योंकि क्लोज वेसल तो है नहीं। एक्सपेरिमेंट तब होता है जब मेरे खड़े खड़े 10-15 मिनट में चेंज हो जाए और मैं थर्मोमीटर लगा के देख लूं। तो प्रॉब्लम ये है कि पानी मैं तो डाल नहीं सकता, फिर तो सोल्यूशन बन जाएगा, मुझे उसे ओपन एयर में छोड़ के जाना है। तो ये निकालते कैसे हैं, इसमें हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि हम ये तो निकाल सकते हैं भी कॉपर सल्फेट पानी में डाल दें और एक्वस बना लें। ये तो हमारे खड़े खड़े पता चल जाएगा हमें कितना है, क्योंकि हमें घोलना है उसे। सोल्यूशन बना लेंगे, सोल्यूशन बना के टेम्परेचर से थर्मोमीटर से टेम्परेचर नोट करके पता चल जाएगा डेल्टा एच। ये डेल्टा एच मुझे पता है, ये हमें नोन। चेक करो, क्या मैं ये भी कर सकता हूँ कि आज कॉपर सल्फेट चाइना डिश में रख के छोड़ जाऊं, कल आ जाऊं और वो मुझे पता ब्लू कलर का मिलेगा। याद रखो उसका कलर ब्लू हो जाता है, सारे का सारा 5 वाटर बन गए, रहा सॉलिड ही, क्योंकि अपने आप लिया ना मॉइस्चर, मैंने तो नहीं दिया। लेकिन मैं ये तो कर सकता हूँ कि कल आके ऐसे उठाऊं और पानी में घोल दूं। पानी में घोल के जो सोल्यूशन बनेगा वो तो डाइट में चेक कर ही सकता हूँ, क्योंकि ये तो सभी जो चेंजेस है मेरे खड़े खड़े हो जाएंगे, मैंने पानी में डालना है, घोलना है। घोल तो मैं सकता ही हूँ ना, तो उससे थर्मोमीटर लगा के टेम्परेचर नोट कर लेंगे, ये भी कितना पता चल जाए। अगर ये 2 प्रोसेस पता है तो आप तीसरी प्रोसेस खुद चेक कर सकते हो। अगर ये निकालनी है, मान लो 5 वाटर से ये बनाना है, चेक करो क्या थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से किसी तरह बन जाएगी, कोई माइनस करके या प्लस करके कुछ ऐसा बन सकता है। कैसे बन सकता है, ये कॉपर सल्फेट्स लेफ्ट साइड पे है, ये क्या है 5 वाटर राइट साइड पे, कैसे बनेगा, -2 कर दें तो फिर थर्ड बन जाती है कैसे, 1 - 2 हो जाएगा। अगर हम 1 - 2 कर दें, देखो ये माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, ये कट जाएगा कॉपर सल्फेट, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ये AQ एक्वस है, AQ एक्वस है, वैसे तो कट जाएगा, लेकिन 5 वाटर आप लिख सकते हो, क्योंकि एक्वस में कोई, ये तो मैंने नहीं कहा भी 100 वाटर ही चाहिए या 95 ही चाहिए, तो हो सकता है इसमें 100 हो, इसमें क्या हो 90, क्योंकि 5 तो पहले से थे ना, 5 पहले से, तो मुझे इतना पता है भी इसमें 5 कम लगेंगे जब भी पानी डालेंगे, क्योंकि 5 ऑलरेडी है वाटर, तो इनका डिफरेंस मैं कितना लिख सकता हूँ, 5 हो जाएगा। तो मैंने ये वाला घोल लिया, वो तो मुझे आता है, उसका एंथैल्पी पता कर लिया। ये वाला हाइड्रेटेड वाला, ये भी डिसॉल्व करके इसका भी डेल्टा एच मुझे आता है, ये नहीं पता था भी कैसे होगा, ये फिर कैसे निकल गया। अगर हम माइनस कर दें तो ये वाला डेल्टा एच आ जाएगा, और ये डेल्टा एच हम ऐसे निकाल सकते हैं, इट इज इक्वल टू डेल्टा एच 1 माइनस डेल्टा एच। क्लियर है। और इसे हेस लॉ के अकॉर्डिंगली उसने कैसे बताया है, हेस लॉ हमने पढ़ा भी, अगर एक रिएक्शन एक स्टेप में हो या 2 स्टेप में हो, डेल्टा एच क्या रहता है, सेम। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि कॉपर सल्फेट से सीधा कॉपर सल्फेट एक्वस बना लो एक रिएक्शन, या फिर इसे 2 स्टेप में कर दो, पहले क्या बना लो कॉपर सल्फेट 5 वाटर, फिर आगे क्या बना लो एक्वस, ऐसे ट्रायंगल बन जाएगी। बेटा मिडिल वाला आ गया ना, 5 वाटर लगे हैं, अभी मान लो 100 लगाने हैं, तो पहले 5 लगा लिए, बाद में क्या लगा लिए 95। चेक करो इसका डेल्टा एच मुझे पता है, ये वाला है डेल्टा एच 1, ये मुझे पता है कौन सा है, इसमें से देखो डेल्टा एच 2। तो क्या ये डेल्टा एच हाइड्रेशन हम पता कर सकते हैं, तो ये डेल्टा एच हाइड्रेशन कैसे आएगा, डेल्टा एच 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच हाइड्रेशन प्लस क्या होगा डेल्टा एच 2। और चेक करना क्या सेम ही आ रहा है। तो ऐसे ट्रायंगल बना के दे देगा आपको, जब खुद बना लेनी है ट्रायंगल, इससे आपको 1 और 2 पता होंगी, तीसरी निकालनी होगी। तो ऐसे हेस लॉ से हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, उसमें एग्जैक्टली सही नहीं आएगा आंसर, एरर आ जाएगा बेटा। तो दोनों रिलेटेड हैं, दो मुझे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, इसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट की, हाइड्रेटेड वाले की सॉल्यूशन,
निकालना क्या जा रहा हूँ, हाइड्रेशन। और क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, आपको इनमें से ऐसे दिया जाएगा, लैंग्वेज कैसे लिखी मिलेगी न्यूमेरिकल में, आपको कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये दी हुई है, ये बताओ इनमें से कौन सी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, H1 है या H2 है या H3 है, H1, ये जितनी भी दे दे। आपको कहा जा सकता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये कौन सी है इनमें से, ये वाला घोलना, ये डिसॉल्व करना में ये बनाना, ये कौन सी है, डेल्टा H2, इनकी वैल्यूज दी जाएगी और तीसरी आपको कहा जाएगा निकाल लो, तो आप खुद ट्रायंगल बना लोगे, ट्रायंगल बना के टोटल डेल्टा H1 इन दोनों का सम करके 2 पता है, एक तीसरी निकाल लो, हो बेटा, समझ आ जाएगी लैंग्वेज से। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ऐसे लिखा जाएगा, कॉपर सल्फेट 5 वाटर का ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला आपको निकालना होगा, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखना है, क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट सॉलिड, एंथैल्पी ऑफ solution of sodium sulfate solid and sodium sulfate decahydrate are, ये दी हुई है -500 and -500 and माइनस का 350, फाइंड आउट enthalpy of hydration of सोडियम सल्फेट। तो आप अपने आप ट्रायंगल बना के देखो भी, आपको पता क्या करना है। ट्रायंगल बनाओ, कैसे कैसे रिएक्शन लिखोगे, पहला रिएक्शन क्या लिख दूं, यहां पे कॉपर सोडियम सल्फेट प्लस एक्वस, क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट एक्वस, एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पे क्या लिखूं नीचे ट्रायंगल बना के, डेकाहाइड्रेट, तो इससे मैं लिख देता हूं भी पहले 10 वाटर लेके ये क्या बनाएगा, डेकाहाइड्रेट, फिर ये बनाएगा, है ना, 10 वाटर लेके ये एक्वस को। बताओ अगर ये डेल्टा H1 है, यहाँ डेल्टा H2 है, यहाँ डेल्टा H3 है, तो आप रिलेशन क्या लगाओगे, डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H। ठीक है, तो ऐसे हमेशा आपने ट्रायंगल बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है। टोटल डेल्टा H इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इनमें से 2 पता है, एक आपने निकालनी। बेटा डेल्टा H1 कितनी है हमें पता है ना, ये कितनी है, -500, और कौन सी पता है, डेल्टा H3 पता है, ये कितनी है, -350, ये -350 इधर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये कितना रह जाएगा, माइनस का 1। तो ऐसे में दोनों इकट्ठी पढ़नी पड़ती हैं, सोल्यूशन भी और हाइड्रेशन। हो जाएगा बेटा, क्लियर है टॉपिक। सेकेंड इंपॉर्टेंट लिख लो, जनरली इट इज नेगेटिव, ज्यादातर ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, इज एक्सोथर्मिक। इसके पीछे लॉजिक समझ लो, क्या दे रहा है वो, एक्सोथर्मिक क्यों कह रहा है, ये एक्सोथर्मिक इसलिए होता है बेटा, जनरली इट इज एक्सोथर्मिक। केमिस्ट्री में एक और कॉन्सेप्ट याद रखना, मान लो 2 एटम में बॉन्ड बना हुआ है और मैं इसे तोड़ना चाहता हूं, तोड़ने के लिए बताओ एनर्जी लगानी पड़ेगी या निकलेगी, अगर तोड़ना है तो इसे अलग अलग करना, एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी तो जब बनेगा उल्टा हो जाएगा, एनर्जी निकलेगी, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी लगानी पड़ती है, बनता है तो निकलती है।
अब यहाँ अगर देखें इस प्रोसेस में बॉन्ड तोड़ा तो कोई है ही नहीं, आपने तो वाटर जोड़ा है। अगर वाटर इसके साथ जुड़ा तो चाहे वन द वॉल से जुड़े चाहे एच बॉन्ड से जुड़े, कोई ना कोई तो बॉन्ड बनाएगा ही अगर वॉइड में जाएगा। अगर कोई ना कोई बॉन्ड बनाएगा तो मान के चलेंगे बॉन्ड तोड़ा तो कोई नहीं है, सिर्फ बॉन्ड बना है। और जब भी नया बॉन्ड बनता है एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज। तो इस केस में एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज। इस वजह से ज्यादातर क्या होती है, एक्सोथर्मिक। तो आप इसे भी अब टेबल में ऐड कर सकते हो, वहां ऑलवेज लिख सकते हो कि डेल्टा एच क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है बेटा? ये भी हो जाएगा, ऐसे समझ आया कि नहीं? आगे देखो, नेक्स्ट एंथैल्पी कर रहे हैं। नेक्स्ट एंथैल्पी लिखो। नेक्स्ट एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस। एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। एलोट्रोप सुने हैं कभी? बता दो कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप पड़े हैं? एक तो पड़ा है डायमंड, एक क्या पड़ा है, ग्रेफाइट। अगर हम डायमंड से ग्रेफाइट या ग्रेफाइट से डायमंड कन्वर्ट कर दें, इस प्रोसेस को कहा जाता है एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, एक एलोट्रोप से क्या बनाया जाए, दूसरा एलोट्रोप। सेम वन मोल के लिए जितनी भी एनर्जी होगी उसे क्या कहते हैं, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। तो एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन इज हीट चेंज, heat change when 1 mole of an allotrope is converted to another allotrope। एक एलोट्रोप किसमें कन्वर्ट किया जाता है, दूसरे में। उसमें जो हीट चेंज होता है उसे क्या कहते हैं, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लो। पहला, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है भी ऑलवेज कहीं हम पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। और ये भी, इट इज आल्सो कैलकुलेटेड indirectly with help of Hess law। Hess law से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, Hess law जो पहले स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक लिखे थे ना कि रिवर्स कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, वो सारा भी मान के चलो वो भी किसमें आ गया, Hess law में। क्योंकि Hess ने उसी से अपना लॉ बनाया ना, तो वो सारा भी Hess law मान के चलो आप। ठीक है, Hess law से कैसे निकल जाएगा, चेक करो। आपको मैं ये रिएक्शन दे रहा हूं, ग्रेफाइट का कंबर्शन, CO2 बन रहा है, इसमें डेल्टा एच 1 है, मान लेते हैं 300। डायमंड का कंबर्शन, इससे CO2 बन रहा है और इसमें डेल्टा एच 2 है, मान लेते हैं -400। क्या आप मुझे ग्रेफाइट से डायमंड बना के दे सकते हो, जो पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं उसके बेस पे? सबसे पहले क्वेश्चन चेक करो, कोई क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। ग्रेफाइट कितने चाहिए हमें, 1। इनमें से कहीं है 1 है। डायमंड का क्वेश्चन 1 है, इसमें भी क्या है, 1। क्वेश्चन तो चेंज नहीं करना, स्टेप 1 करते थे हम क्वेश्चन। सेकेंड, ग्रेफाइट सेम साइड पे है, डायमंड ऑपोजिट है, क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये वाला इक्वेशन कैसे बनेगा, 1 - 2 बन जाएगा। तो इसका जो डेल्टा एच आएगा वो डेल्टा एच कैसे आ जाएगा, इट इज इक्वल टू डेल्टा एच 1 माइनस डेल्टा एच। हो जाएगा, कितना आ जाएगा फिर आंसर, -300 माइनस -400, कितना आ जाएगा, प्लस का।
हो जाएगा बेटे, क्लियर है? तो हैश लॉ लग गया। अब इसे हम एक जनरल एक्सप्रेशन भी बना रहे हैं, चेक करो। उसने ऐसे लिख दिया डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? अगर हम पहली इक्वेशन देखें तो क्या ये ग्रेफाइट का कंबस्शन है? क्या इसे मैं कंबस्शन बोल सकता हूँ ग्रेफाइट का? क्योंकि ग्रेफाइट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या होगा? कंबस्शन। दूसरे रिएक्शन को क्या बोला जा सकता है? कंबस्शन ऑफ डायमंड बोला जा सकता है। बोल सकते हैं ऐसे। ग्रेफाइट रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट। तो यहां मैंने क्या किया? रिएक्टेंट का कंबस्शन -300 माइनस प्रोडक्ट का कंबस्शन ऐसे कर दिया। तो फिर एक ऐसे रिलेशन बन जाता है। अगर आपको डेल्टा एच निकालना है तो कैसे निकल जाएगा? कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट्स जितने भी हैं माइनस क्या कर दो? कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, ऐसे कर सकते हो। रिएक्टेंट्स में से क्या माइनस करना होता है? प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब इसे हम ऐसे भी यूज कर लेंगे कि कोई रिएक्शन हमें एक कॉम्प्लेक्स बना के देगा, ए और बी आर कोफिशिएंट रिएक्टेंट्स के, हमें उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं सभी की आपको कंबस्शन दे दूं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, मान लो इसकी कंबस्शन दे दी जाए आपको कि ये P है, इसकी कंबस्शन दे दी जाए Q है, इसकी कंबस्शन दे दी जाए X है और इसकी Y है, वैल्यूज बाद में कर लेते हैं। तो आप एक फॉर्मूला ऐसे भी याद कर लो कि अगर सभी की कंबस्शन दी हो तो इनका डेल्टा एच कैसे निकलेगा? पहले कंबस्शन किसकी ऐड करनी है? रिएक्टेंट्स की, फिर माइनस क्या करना है? कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स की कंबस्शन में एक ए के लिए P है, लेकिन रिएक्टेंट ए कितने हैं? 2। तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे? सॉरी, ए के लिए कितने हो जाएंगे? A इंटू पी प्लस ये कितना आएगा? B इंटू क्यू माइनस ये कितना आएगा? C इंटू एक्स D इंटू वाई। तो कोई रिएक्शन में हम ये सीधा इक्वेशन भी यूज करेंगे कि अगर कंबस्शन दिया हो हमें ये भी बेनिफिट हो जाएगा कि पूरा इक्वेशन हमें आता है, कंबस्शन आपको दे देगा, कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस क्या कर देंगे? कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। चलेगा बेटा? ये नेक्स्ट इक्वेशन में हम फिर से जो नेक्स्ट एंथैल्पी लिखने जा रहे हैं उसमें ये यूज भी करेंगे। अब कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट्स सीधा लिख सकते। ठीक है। नेक्स्ट एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। कोई 10th में आपने इक्वेशन पढ़ा था, बताओ हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स क्या होता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स कोई हैंड यूज करके पूरा जो जिसे क्लियर है वो बताएगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल पढ़ा था, यस। सिंगल से उल्टा बोल रहे हो। डबल या ट्रिपल से सिंगल बनाना। डबल ट्रिपल वालों को कहीं सुना है अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हो? उसमें कौन सी गैस पास करते हैं जिससे सिंगल बन जाता है? हाइड्रोजन। इसीलिए नेम देखो, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन पास करना, हाइड्रोजन पास करना। तो डबल या ट्रिपल अनसैचुरेटेड होता है, इसमें अगर हम हाइड्रोजन पास कर दें यहां से डबल सिंगल हो जाता है और इधर क्या लग जाते हैं? H। हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा। चेक करो, अगर कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ दूंगा तो उसके 4 पूरे नहीं होंगे, बॉन्ड कम हो जाएगा। वो बॉन्ड फिर कैसे देते हैं? H लगा देते हैं इस पे। और कैटलिस्ट होता है एक निकल, दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। ठीक है। बस इसमें फिर एंथैल्पी पता करनी है 1 मोल के लिए। अगर 1 मोल किसी का, इसे एक नाम दिया है, इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड। डबल या ट्रिपल वालों को इन्हें क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड। तो कोई डेफिनेशन बना सकता है इसकी? इस रिएक्शन को लिख के बताना भी ऐसे होगा तो इसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कहेंगे। 1 मोल ऑफ
Unsaturated is converted to saturated by passing हाइड्रोजन, तो उसे क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो देखो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज हीट चेंज है, हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कौन सा कंपाउंड? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड is converted to saturated, करना कैसे है? by passing हाइड्रोजन। उस हीट चेंज को क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा कई बार हाइड्रोजन 2 आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता, तो आपको बैलेंस करना होता है। यहाँ देखना H कितने थे? 2 2 4 थे, इधर कितने थे? 3 और 3 6 थे, तो मैंने 2 लगा दिए। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो मुझे डबल H2 लगाने पड़ते ना, क्योंकि 2 यहाँ लगाने पड़ते 2। तो बस ज्यादा से ज्यादा यहाँ ध्यान रखना कि H2 या तो 1 होगा या क्या होगा 2, कितना की चेंज होगा। डबल है तो 1 होगा, ट्रिपल है तो 2। कर लोगे? इसमें जो अभी हमने ऊपर कंबशन वाला पढ़ा है वो इसमें यूज करते हैं। अगर मैं ये रिएक्शन बना के पता करना चाहता हूँ हाइड्रोजन, मेरे पास बेस्ट वे क्या है? मैं इसे जला सकता हूँ, फ्यूल है बढ़िया, जला के कंबशन पता कर लूंगा, इसकी कंबशन पता कर लूंगा, इसकी कंबशन पता कर लूंगा। अगर तीनों की कंबशन पता है तो रिएक्टेंट्स माइनस क्या कर देंगे? प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या निकल जाएगा? इसका डेल्टा एच हो जाएगा। देखो इसी रिएक्शन को पहले तो इसे बैलेंस करके लिखो, बैलेंस करके लिखो कितना आ रहा है, फिर इसका न्यूमेरिकल चेक करो कैसे होगा। हमें दिया जा रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, इसका नाम लिख लो बेटा, इथाइलिन कहते हैं इसे, इथाइन, या फिर कॉमन नेम आपको मिलेगा एसिटाइलिन, हाइड्रोजन एंड इथेन। इन तीनों का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया जा रहा है, एक है ए, एक है बी, एक है सी। एक आंसर तो निकालो ए बी सी की टर्म में। एक इनकी वैल्यूज दे रहा हूं, -200, -400, -550। पहले ए बी सी की टर्म में लिखो, फिर वैल्यूज भर के ए बी सी की जगह वैल्यूज भर के निकालो। कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट कर। पहले बैलेंस कौन बता रहा है मुझे? क्रिश आप बताओगे बैलेंस? 2s2 कह रहा भी है, ठीक है 2s2, क्योंकि इधर h कितने 2, इधर कितने 6 करने के लिए हम इसे बढ़ा देंगे कितने 2। निकल लिखा हो ना लिखा हो इसका न्यूमेरिकल में कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्लियर? रिएक्टेंट्स में ये मोल है 1, इसके मोल है 2, इसका मोल है 1। तो पहले रिएक्टेंट्स ए कितने ऐड करें बताओ? 1, इसका कितना है 1, प्लस बी कितने ऐड करें? 2। रिएक्टेंट खत्म हो गए, माइनस क्या करना है? प्रोडक्ट सी। तो एक तो आपको आंसर ऐसे भी मिल सकता है, a + 2b - c। कर लोगे बेटा? अब इसमें वैल्यूज भर देते हैं। वैल्यूज कैसे भरें? a की कितनी है? -200, b की 2 × -400, इसे बड़ी ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, -c कितना है? -550। ट्राई करके देखो, माइनस का आ रहा है -4। तो ऐसे हम कंबशन वाला इसमें यूज करेंगे, हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? एक और करके दो। इसका कंबशन करके दो मुझे, कितना है? आपको दिया जा रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, हाइड्रोजन, इसका नेम लिख लो साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। इसे तो हमने पढ़ा कहीं बेंजीन, इसे बेटा साइक्लोहेक्सेन कहते हैं अगर डबल बॉन्ड कोई भी ना रहे, साइक्लोहेक्सेन। इनका कंबशन हमें दिया जा रहा है, ये है -100,
ये है -120, ये है -130। फिर से आपका मतलब एक ही काम रह गया, बैलेंस करना, और कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। इसमें H2 कितने आएंगे, कोई आइडिया लग रहा है? 3 आएंगे। 3 आ जाएंगे, चेक करो कैसे आएंगे, मुश्किल लग रहा है? अब ऐसे याद कर लो, एक पाई बॉन्ड खत्म करने में एक H2 लगता है ना? एक पाई बॉन्ड खत्म करने में एक H2 लगता है। यहाँ 2 पाई बॉन्ड थे तो 2 H2 लगे हैं। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? 3। 3 पाई बॉन्ड के लिए कितने H2 लगेंगे? 3। तो ऐसे हिंट ले लो, नीचे लिख लो क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा पाई तो हम पढ़ के ही बैठे हैं ना। तो अगर तो फॉर्मूला आता है आपको, फिर तो चलो काउंट करके भी आप कार्बन कितने H कितने कर लोगे। कहीं फॉर्मूला नहीं आता तो फिर आप ऐसे कर लेना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई। इसमें पाई देख लो कितने हैं, 1 2 और 3 पाई माइनस हो जाएगा बेटा। कर लोगे? एक और पढ़ लें। चलो ऐसे जो टेबल बनाए उसमें ऐड करो चारों जो आज हमने पढ़ी हैं। टेस्ट किस किसने देना है अभी? सारी क्लास नहीं देना है, टेबल में ऐड करो। कंबशन के बाद देखना कौन सा है, टेबल में ब्रीफ ऐड करना है। तो एक टेबल बने बस एक पेज पे। हम टेस्ट से पहले इसे देख के आए भी क्या क्या है, न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले इसे देखें, ठीक है। सोल्यूशन कंबशन के बाद लिखो 6 आ गया, सोल्यूशन 7 था, ये 8 आ गया, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन 9 आ गया, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन, एंड 10th कौन सा आ गया, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। और एक फॉर्मूला आ गया, कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। डेल्टा एच का फॉर्मूला याद हो गया हमें, कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कंबशन का ये भी फायदा है कि सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया, ठीक है। पहला सोल्यूशन, सोल्यूशन उमेश क्या लिखूं, 1 मोल सब्सटेंस इज completely dissolved in a solvent, 1 mole completely dissolved, ठीक है। बस इतना ही बहुत है, सॉल्वेंट अंडरस्टूड है ना। क्या ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव या बोथ? कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। हाइड्रेशन, एनहाइड्रस सॉल्ट से क्या बनाना, हाइड्रेटेड। तो 1 मोल अंडरस्टूड है, काट दूं मैं, 1 मोल अंडरस्टूड हो जाएगा सारी चीजों में। देखो इतना वर्ड सभी में आएगा, हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ दिस। आपको मेन मेन चीज याद करनी है, क्या लिखना है, एनहाइड्रस सॉल्ट, अनहाइड्रस सॉल्ट कन्वर्टेड टू हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड ऑलवेज नेगेटिव। हाँ इसमें हम कमेंट कर सकते हैं नेगेटिव, ठीक है। हाँ तो बोल कुछ याद है, बोल दे। Another allotrope, 1 mole of an allotrope is converted to another allotrope। एक मोल, एक एलोट्रोप दूसरे में कन्वर्ट हो, ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो, ऐसा, ठीक है।
ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, कोई ऐसा हमेशा वाला सीन नहीं है। ये आपका मल्टीपल क्वेश्चन बनेगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ए ऑप्शन, ऑलवेज नेगेटिव बी ऑप्शन, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव सी ऑप्शन। तो हम देखते हैं, ठीक है। और लास्ट है हाइड्रोजनेशन। अनसैचुरेटेड किसमें कन्वर्ट होता है? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड इज कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ऐसे 10 हो गए, 2 रह गए हैं बस हमारे, कंप्लीट हो जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, हो जाएगा। चलो इतना करो, नेक्स्ट टाइम कल करते हैं फिर, ठीक। अभी टेस्ट दे लो, यहीं बैठो, मैम को भेज रहा हूँ मैं जिसका टेस्ट है, जिसने दे लिया वो चले जाओ।